और आज राजनीति की शुरुआत राजधानी दिल्ली में हुए उस हादसे के साथ जिसने फिर सिस्टम की लापरवाही के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, कई गंभीर सवाल खड़े किए। ज्यादा दिन हुए नहीं है जब दिल्ली से सटे हुए नोएडा में हाईटेक सिटी के एक बेसमेंट में कार हादसे का शिकार हुई। 27 साल के युवराज की जान चली गई थी। आपको तस्वीरें याद होंगी। लगभग 1.5 घंटे तक युवराज लगातार मदद के लिए चिल्लाता रहा था, लेकिन कसूरवार गड्ढा था। अब वैसी घटना दिल्ली के जनकपुरी में हुई है। 25 साल के कमल की बाइक गड्ढे में गिरी, मौके पर मौत हो गई। दिल्ली और नोएडा में हादसों वाली जगहों के बीच की दूरी लगभग 55 किलोमीटर की है, लेकिन दोनों जगहों पर हादसे की वजह सिर्फ एक है और वो वजह है सिस्टम की लापरवाही। मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा आप। ये दोनों हादसे रात के वक्त हुए हैं। मेरे पीछे उसी गड्ढे की आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें कि जनकपुरी के अंदर खोदे हुए गड्ढा, जहां पर सरकारी काम चल रहा था, उसी सरकारी काम की वजह से खोदे हुए गड्ढे में इस युवक की मौत हुई। दोनों जगहों पर गड्ढों से सावधान करने वाला कोई इंतजाम नहीं, कोई बोर्ड नहीं। सिर्फ 25 साल का था कमल, लेकिन दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही कमल के लिए मौत की वजह बन गई। ये दर्दनाक हादसा दिल्ली के जनकपुरी थाना इलाके में हुआ, जहां दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा खोद रखा था, लेकिन सुरक्षा और चेतावनी के कोई इंतजाम नहीं थे। ना तो बैरिकेडिंग थी, ना चेतावनी बोर्ड, ना ही कोई रिफ्लेक्टर। और सिस्टम की इसी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि बीच सड़क पर बना गहरा गड्ढा कमल के लिए मौत का जाल बन गया। कैलाशपुरी का रहने वाला कमल एक प्राइवेट बैंक के कॉल सेंटर में काम करता था और दिल्ली जल बोर्ड के जिस गड्ढे ने कमल की जान ली, वो कमल के घर से महज 15 मिनट की दूरी पर था। लेकिन कमल अपने घर का सफर कभी पूरा नहीं कर पाया। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा। नहीं था, 1:30 बजे के आसपास की बात है, नहीं था। अच्छा, कितने थानों के चक्कर लगाए? कम से कम 6 थानों के चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसे ढूंढना शुरू किया। परिवार और दोस्तों ने कमल को ढूंढने के लिए जनकपुरी, सागरपुर, विकासपुरी और रोहिणी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगे, लेकिन सुबह करीब 7:30 बजे परिजनों को गड्ढे में कमल का शव मिलने की सूचना मिली। सबसे दुखद बात ये कि जिस दिन माता पिता अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे, उसी दिन उनका बेटा इस दुनिया से चला गया। दोस्तों का आरोप है कि पूरे मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई। मगर जल बोर्ड ऐसा कैसे कर सकती है? इतना बड़ा गड्ढा कर रखा है, इसमें एक गाड़ी घुस जाएगी अंदर, गाड़ी वाला मर जाएगा इसके अंदर। मुझे बताओ, आपने जब वहां पैक कर दिया, उसके बाद आपने बीच में भी पैक कर दिया। बीच में क्यों पैक किया? वहां से बढ़िया यहाँ पैक कर दे, दोनों साइड से। वहां पैक किया, वहां पैक किया, यहाँ कुछ नहीं। आपने पैक नहीं किया, कम से कम 2 लोहे के बोर्ड लगाए थे, 2 बोर्ड नहीं, यहाँ से पैक कर देते। यहाँ अपाहिज सिस्टम की वजह से दिल्ली के दामन पर 25 साल के युवक कमल की मौत का दाग लगा तो राजनीति भी शुरू हो। दिल्ली में बीजेपी सरकार के मंत्री भी मौके पर पहुंचे तो विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी हादसे में सियासत नजर आने लगी। केजरीवाल के समर्थक और दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर कमल की मौत पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया तो दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कार्रवाई की बात कह दी। मैं काफ़ी देर तक उस घटनास्थल पे था। मैंने सबसे पहले वहाँ के सुरक्षा मानकों का ऑडिट किया है। उन सुरक्षा मानकों के ऑडिट में हमने ये पाया है कि अपेरेंटली तो वहाँ सब बैरिकेडिंग थी, मगर फिर भी जल बोर्ड ने उसकी जांच के निर्देश दिए हैं। हादसे पर राजनीति करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने ट्वीट कर इसे बीजेपी का हत्यारा सिस्टम बता दिया। यानी एक तरफ सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली, एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और सिस्टम को चलाने वाले एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में जुटे। और इस तरह के एक और हादसे के बाद सवाल वही कि क्या इस मौत की जिम्मेदारी तय होगी, क्या दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी बाकी हादसों की तरह फाइलों में दबकर घुट जाएगा। दिल्ली समेत भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।
अब मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं, जो दोनों तस्वीरें सिस्टम की लापरवाही के सबूत हैं। दो लोगों की मौत के बावजूद सिस्टम जागने को राजी नहीं। मेरे पीछे देखिए, आपको याद होगा जनवरी के महीने में यह तस्वीर नोएडा से सामने आई। एक पॉश सोसाइटी जहां करोड़ों रुपए के फ्लैट्स हैं, वहां खुदे हुए इस गड्ढे के बाहर बैरिकेडिंग तो नहीं थी। धुंध के चलते हुए युवराज की गाड़ी हादसे का शिकार हुई, युवराज की मौत हुई। दूसरी तस्वीर आज दिल्ली से आई, जहां जल विभाग की तरफ से काम किया जा रहा था, गड्ढा खोदा हुआ था। दावा अभी तक यह किया जा रहा है कि वहां कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। हालांकि दिल्ली के मंत्री आशीष सूद यह दावा भी कर रहे हैं कि वहां पर बैरिकेडिंग थी। तो ये सच्चाई सामने आनी जरूरी है और इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए हम पहुंचे ग्राउंड पर। जिस जगह हादसा हुआ वहां से सहयोगी अमित भारद्वाज की रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। हाँ, ये करीब ये देख लीजिए, ये यहाँ से पूरा हमने नाप लिया है ये, और करीब 12 फीट के है। और अनिल उस तरफ चलिए, थोड़ा और पीछे अपनी तरफ बढ़ाइए। ये भी करीब जो है 15 फुट के आसपास नज़र आ रहा है। और इतना ही देखिए, करीब 16-17 फुट हमने नापा था, उसके करीब वो आया था। पूरा आपको हमने नाप के दिखा दिया है। ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोपाल हमारे वीडियो जर्नलिस्ट है, इसको खींच के रखेंगे। तो ये देखिए कि कितना बड़ा गड्ढा था बीचों बीच सड़क के। एक सड़क चल रही है, दूसरी नहीं है। तो ये पूरी तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं। और हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये पूरा जो गड्ढा है ये इतने दिनों से खुला हुआ था। सरकार की लापरवाही नहीं है तो क्या है। एक तरफ युवराज की मौत से भी इन्होंने सीखा नहीं। नोएडा में युवराज की मौत का शोर अभी थमा भी नहीं था कि दिल्ली के अंदर एक और मासूम की जान चली गई। ये तस्वीरें तो आपने देखी, और ऐसा भी नहीं कि देश के एकदम अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। ये सब कुछ एनसीआर में हो रहा है, नेशनल कैपिटल रीजन में हो रहा है। एक घटना दिल्ली से सटे हुए नोएडा की है तो एक घटना दिल्ली की है। ये मैप अपने आप में आपको बता देगा कि दोनों घटनाएं जहां हुई हैं, जहां युवराज और कमल की मौत हुई है, सिर्फ 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 55 किलोमीटर की दूरी है। और ऐसा नहीं कि जब युवराज की मौत हुई, वो जब खबरें दिखाई गई, प्रशासन से सवाल पूछे गए, व्यवस्था से सवाल उठाए गए, तो जल निगम के अधिकारियों ने जो वहां गड्ढा खोदकर बैठे हुए थे, उन्होंने वो खबरें नहीं देखी होंगी। लेकिन जहन में सवाल नहीं आता कि आपकी एक लापरवाही किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। वही आज हुआ है दिल्ली के अंदर। उधर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? योगी ने यूपी में मौत के गड्ढे के आरोपी अधिकारियों पर हंटर नहीं चलाया, बल्कि यूपी में क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस लागू किया। लेकिन जीरो टॉलरेंस लागू होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो चैलेंज करने पर आमादा हैं। खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं, कार के बोर्ड पर बैठकर स्टंटबाजी की जा रही है, मारपीट की जा रही है। लेकिन एक बात और तय है कि इन सब की फोटो के साथ लिस्ट तैयार हो चुकी है। इंतजार सिर्फ एक्शन की तस्वीरों का है। कहीं तमंचे पर डिस्को, कहीं कार के बोनट पर भौकाल, तो कहीं खुलेआम दबंगई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज एकदम क्लियर कि जो जैसा करेगा उसका उसी भाषा में इलाज होगा। फिर भी कुछ दबंगों को समझ नहीं आ रहा और बार बार योगी फोर्स को चैलेंज कर रहे हैं। सबसे पहले अलीगढ़ की तस्वीर देखिए, जहां तेज आवाज में डीजे बज रहा है, कुछ लोग डांस कर रहे हैं। इसी बीच एक युवक ने हवा में हथियार लहराया और फायरिंग। सिर्फ इसी के हाथ में बंदूक नहीं, बल्कि उसके साथ कई और युवक भी तमंचे के साथ डांस कर रहे हैं, खुलेआम अवैध हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। डीजे पर डांस के दौरान अचानक फायरिंग से वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। इनकी दबंगई कम नहीं हुई, वो लगातार हवाई फायरिंग करते रहे। अलीगढ़ से ही दबंगई की एक और तस्वीर सामने आई, जहां एक दुकान में दबंगों ने खुलेआम सेल्समैन की पिटाई की। मामूली बात पर पहले कहासुनी हुई, 3 दबंग सेल्समैन पर टूट पड़े और जमकर पिटाई की। दबंगों से बचने के लिए दुकानदार भागा तो दबंगों ने सड़क के बीचों बीच घेरा और दोबारा हमला किया। एक और तस्वीर मेरठ की, जहां रीलबाज कार के बोनट पर बैठकर भोकाल दिखा रहा है, वो भी एसएसपी आवास के पास। रीलबाज सिर्फ कार के बोनट पर बैठकर वीडियो शूट नहीं करा रहा, बल्कि गाड़ी में हूटर भी लगा दिया। ये वीडियो वायरल होने के बाद योगी फोर्स अब इसकी तलाश में है। उधर रायबरेली में स्कॉर्पियो सवार दबंगों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। बैरियर खोलने में देरी होने पर दबंग भड़क उठे, टोल मैनेजर और कर्मचारी की जमकर पिटाई की और हालत ये हो गई कि टोल प्लाजा के मैनेजर को भागकर जान बचानी पड़ी।
अलीगढ़ से रायबरेली तक दबंगई की वीडियो वायरल होने पर योगी फोर्स एक्शन में आई और अब एक एक करके इन सभी दबंगों का हिसाब होना तय। आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। पहले उसको रोको, उसको समझाओ, अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के कई हिस्सों में इस वक्त एक फिल्म और उस फिल्म का टाइटल विवाद की वजह बना हुआ है। ब्राह्मण समाज सड़कों पर है, विरोध कर रहा है। इस विवाद में सीएम योगी की भी एंट्री हो चुकी है। फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित, जिसका कि ट्रेलर का, जिसके पोस्टर की एक झलक आप मेरे दाईं तरफ देख रहे हैं। खुद योगी इस विवादित फिल्म को घूसखोर पंडित के खिलाफ हैं और बड़े एक्शन का आदेश दे चुके हैं। जिस फिल्म को लेकर विरोध हो रहा था, मुगलों पे क्यों नहीं बनाते हो फिल्में? तुम मौलवियों पे क्यों नहीं बनाते हो फिल्में? तुम ब्राह्मणों पे ही क्यों फिल्में बनाते हो? जिसके नाम को लेकर संग्राम छिड़ा था, मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे दोनों तुम पर थू है। ब्राह्मण समाज कतई माफ नहीं करेगा। उस पर चल गया सीएम योगी का हंटर। फिल्म घूसखोर पंडित के नाम को लेकर जो एक समुदाय में आक्रोश था, उसको लेकर आज सीएम योगी खुद एक्शन मोड में आए और दे दिया फिल्म के खिलाफ एफआईआर का आदेश। और इसके बाद तुरंत ही फिल्म के डायरेक्टर, उनकी टीम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि धार्मिक और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई और समुदाय की भावना को आहत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक जो वेब सीरीज है घूसखोर पंडित, उसके डायरेक्टर और उनके अज्ञात टीम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके कंटेंट से ऐसा लग रहा है कि इससे जातिगत अपमान, सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंका है। इन सबको देखते हुए इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल फिल्म के नाम को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। इसे लेकर कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। साधु संतों ने भी इसका विरोध किया। आज के इस तारतम्य में फिल्म सेंसर बोर्ड जानबूझ करके जातिगत वैमनस्य को प्रश्रय दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अब वो घूसखोर पंडित हो या अन्य कुछ भी हो, प्रमुख संत मिल करके एक सनातन आयोग बनाए ताकि ये जो धर्म आधार की, जाति आधार की, पूजा पद्धति आधार की, जो बिना मतलब का मजाक बनाने का चेष्टा करने वाले जो लोग हैं, उनको हम दंडित भी कर सके। अब इस मामले पर योगी का हंटर चला है तो इसका बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। विवाद के बाद फिल्म निर्माता ने सफाई दी, ऐलान किया कि वो विवाद की वजह से फिल्म का प्रमोशनल कंटेंट हटवाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि फिल्म का जातीय समुदाय से कोई लेना देना नहीं, बल्कि एक काल्पनिक ड्रामा है। इसके बाद मनोज वाजपेयी का बयान भी सामने आया। मनोज वाजपेयी ने पोस्ट कर लिखा, लोगों की साझा की गई भावनाओं और चिंताओं का मैं सम्मान करता हूं, उन्हें गंभीरता से लेता हूं। यही वजह है कि प्रोड्यूसर्स ने प्रचार सामग्री को हटाने का फैसला लिया। मैं भी कहना चाहता हूं कि इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं था। भले ही फिल्म निर्माता अब योगी के हंटर के बाद प्रमोशन हटाने की बात कर रहे हो, लेकिन प्रदर्शनकारी इस फिल्म का नाम बदलने की मांग पर अड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसी भी धर्म की बात हो, किसी भी धर्म से खिलवाड़ हो या आस्था के साथ खिलवाड़ हो, धर्म के नाम पर अराजकता हो, ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, क्योंकि सीएम योगी को बर्दाश्त नहीं। यूपी के बाराबंकी में हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक हिंदू युवक का तिलक मिटाया गया, तिलक मिटाकर मारा पीटा गया, और उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मजार के पास था। ये पूरा मामला क्या है? तिलक मिटाने वाले लोग कौन हैं और उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने मेरे कान पे जोरों से गोली मारी। उसके बाद मैं तिलक धोया, उसके बाद मैं चादर चढ़ाने मुझे दी। पहले ओए पंडित कहकर बुलाया, उसके बाद गर्दन पकड़ी और फिर मिटा दिया तिलक। ये जो वीडियो आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि कट्टरपंथियों की नफरत का सबसे बड़ा सबूत है। वो नफरत जो सड़क पर एक युवक के साथ गुंडागर्दी करवाती है और जबरन उसकी सनातनी पहचान मिटाने की कोशिशें की जाती हैं। तस्वीरें यूपी के बाराबंकी की है।
जब यह घटना एक मजार के पास हुई, जहां एक हिंदू युवक मुस्लिम महिला को मजार पर लेकर पहुंचा था। तस्वीरों में पिंक स्वेटर में दिख रहा हिंदू युवक हरीश महिला को छोड़ने के बाद मजार के बाहर मौजूद था। तभी एक दुकानदार उसे रोकता है, फिर दूसरा दुकानदार जबरदस्ती उसकी तरफ बढ़ता है, उसे पंडित कहने के बाद थप्पड़ मारता है और फिर पानी निकालकर उसका तिलक धुलवाता है। इसके बाद वो जबरन उसे अपनी दुकान में से सामान भी दिलवाता है और पैसे लेकर उसे वहां से भेज देता है। बोतल से टीका धुला उसने। उसके बाद में मुझे वही डलिया दे दिया कि जाके इसको चढ़ा के आओ। तो हमने कहा मेरा टीका क्यों मिटाला है? तो कहता इसको चढ़ा के आओ। मेरे जेब में 40 रुपए थे, तो वो भी उसने ले लिए। युवक ने यह भी आरोप लगाया कि वहां मौजूद मुस्लिम दुकानदार ने उससे जबरन मजार पर चादर चढ़ाने को भी कहा। तो जबरदस्ती उसने आपका टीका धुला, उसके बाद जबरदस्ती आपको बोला कि इसको जाओ पहले चढ़ा के आओ। जी, जबरदस्ती तो किया गया मेरे साथ ही। हिंदू युवक के साथ हुई ये पूरी बदसलूकी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। क्या ये सही है? ये होना चाहिए? ये तो गलत बात है। ये तो गलत बात है। विरोध करते हैं आप इसका? जी, विरोध तो करते हैं इसका। गलत चीज हुई है कि हम कहीं जाएंगे, अगर हम मंदिर जाए हमारी टोपी उतरवा दी जाए तो गलत है। कोई अगर हिंदू आ रहा है, अगर उसका तिलक धुलवा दिया जाए तो गलत। अगर वाकई में टीका छुड़ाया तो गलत है, वो तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि वो हाथ धुला रहे हैं। ये घटना कल दोपहर की बताई जा रही है। इलाके में विरोध के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और हिंदू युवक का तिलक मिटाने वाले को हिरासत में ले लिया गया। मेरे साथ था और उसके बाद में जब हम चले गए, इसके बाद में इसको जो है जबरदस्ती पकड़ाई गई, इसका तिलक सब धोया गया है। अच्छा। और ये जबरदस्ती नहीं ठीक है, गलत चीजें हैं। जब आपके साथ आया तो ये तिलक लगाया हुआ? लगा कर आया था। हम सुबह आता है, मेरे यहाँ डेली आता है। अच्छा। काम मेरे यहाँ चल रहा है, तो डेली सुबह आता है, पेमेंट सब यही देता है घर। अब जबकि आरोपी हिरासत में है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या मजार के पास हिंदुओं का तिलक भी कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं? क्या दरगाह के आसपास अब हिंदुओं का होना भी कट्टरपंथियों को खटकने लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का बुलेट शो लगातार जारी। ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। बदमाश इसीलिए खौफ में, किसी को लंगड़ा बनाया जा रहा है, तो किसी को सीधा पहुंचाया जा रहा है यमराज के पास। पिछले 24 घंटे से 36 घंटे के बीच 2 बड़े बदमाशों का एनकाउंटर किया जा चुका है। दिखाता हूं को रेहान की फाइल कैसे यूपी में बंद की गई। यूपी दिल्ली का कुख्यात बदमाश, 90 केस, 50,000 का इनाम। अपराधी रेहान की फाइल योगी फोर्स ने बंद कर दी। उत्तर प्रदेश का कोई कोना या शहर ऐसा नहीं है जहां अपराधी योगी फोर्स की नजर से बच सकता है। हर जगह अपराधियों का बुलेट से इलाज हो रहा है। कोई लंगड़ा बन रहा है तो कोई सीधे यमराज के पास पहुंच रहा है। ऐसा ही कुछ इस अपराधी के साथ हुआ। नाम है रेहान अंसारी। इसके गुनाहों की हर फाइल पलटकर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए योगी फोर्स ने इसकी फाइल बंद कैसे की। दरअसल देर रात यूपी के शामली में कुख्यात अपराधी रेहान अंसारी लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहा था, लेकिन चेकिंग के दौरान योगी फोर्स से रेहान का आमना सामना हो गया। पुलिस को देख रेहान गोली चलाकर भागने लगा, मगर जब पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया तो रेहान का सीधे यमराज का टिकट कट गया। कुख्यात अपराधी रेहान दिल्ली के ओखला का रहने वाला था। इस पर यूपी, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों में 90 से ज्यादा केस दर्ज थे। रेहान लूटपाट गिरोह का सरगना था। पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। कल भी रेहान लूट की वारदात के बाद भागने की फिराक में था। उसके पास से अवैध हथियार के साथ लूट का मोबाइल, कैश और अंगूठी बरामद हुई। हमारी टीम ने काफी बहादुरी का काम किया है, जिसमें एक कुख्यात बदमाश का अंत हुआ है। इसका प्रभाव पूरे एनसीआर में था। दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में, बागपत में और शामली में मुख्यतः महिलाओं को टारगेट करता था वहां पे, और इसकी चेन और कुंडल को छीनना इसका मुख्य पेशा था। शामली में योगी फोर्स ने कुख्यात का खात्मा किया तो देवरिया में पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। तस्करों ने वाहन चेकिंग के दौरान अचानक पुलिस पर फायरिंग कर दी, और जब उनकी तरफ पुलिस की बुलेट घूमी तो एक तस्कर के पैर में गोली लग गई और वो लंगड़ा होकर गिर पड़ा। वहीं बरेली में एक छात्र को गोली मारने वाले 2 आरोपियों का बुलेट ट्रीटमेंट कर दिया गया। यूपी पुलिस ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एक बदमाश का इलाज हो गया। यूपी में पिछले 2 दिन में योगी फोर्स 2 बड़े बदमाशों का एनकाउंटर कर ढेर कर चुकी है। यानी अपराध चाहे कहीं का हो,
अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर क्राइम किया तो उसका गोली खाना तय है। कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मैं आपको सीधा उत्तराखंड ले चलता हूं, जहां हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है उसकी तस्वीर दिखाता हूं। रुद्रपुर में मुसलमानों के खौफ से एक परिवार पलायन कर चुका है। आरोप यह कि पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम आए दिन मारपीट करते थे। इसी के बाद परिवार ने पोस्टर लगाया, मकान बिकाऊ। नैनीताल में हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद किया गया, रेप किया गया। ये दोनों घटनाएं अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। क्या करेंगे यहाँ रह के, ये बताओ। हम पिटेंगे थोड़ी ना किसी से। इंसान एक फेरा बर्दाश्त कर लेगा, दो फेरा कर लेगा, किसी दीवार में तो इंसान बर्दाश्त थोड़ी करेगा। देवभूमि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज और हिंदुओं के खिलाफ कैसे साजिश रची जा रही है, ये दो तस्वीरें देखिए। कहीं पर हिंदू परिवारों को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है तो कहीं हिंदू नाबालिग लड़की को लव जिहाद में फंसाकर उसका रेप किया जा रहा है, वो भी उन जिलों में जिनकी सीमाएं एक साथ जुड़ी हैं। ये तस्वीर उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर की है, जहां पर एक परिवार ने मुस्लिमों के खौफ से घर के बाहर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगा दिया है। ये परिवार पलायन को मजबूर है। मामला रुद्रपुर की सुभाष कॉलोनी का है। यहाँ एक हिंदू महिला का आरोप है कि उसके मुस्लिम पड़ोसी उनसे मारपीट और अभद्रता करते हैं। कुछ दिन पहले एक विवाद के दौरान घर में घुसकर बुजुर्ग महिला का सिर फोड़ दिया। पीड़िता पुलिस के पास गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक कर उन्होंने पलायन का फैसला लिया और घर बिकाऊ है का पोस्टर लगा दिया। क्या करेंगे यहाँ रह के, ये बताओ। हम पिटेंगे थोड़ी ना किसी से। इंसान एक फेरा बर्दाश्त कर लेगा, दो फेरा कर लेगा, किसी दीवार में तो इंसान बर्दाश्त थोड़ी करेगा। घर के बाहर पोस्टर लगते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और अब जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन की बात की जा रही है। मौके का मुआयना किया गया, मैं स्वयं भी वहां पर गया हुआ था और उसमें उचित कार्रवाई की जा रही है। जो भी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर उधम सिंह नगर से सटे नैनीताल में भी भाईजान के टारगेट पर हिंदू लड़कियां हैं। भवाली में लव जिहाद और नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिससे हिंदू संगठनों में आक्रोश है। पुलिस ने आरोपी साहिल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ रेप धमकी का केस दर्ज किया गया है। एक ही जगह की इन दो घटनाओं से सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें पलायन के लिए उकसाया जा रहा है। रुद्रपुर से विजय आहूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात सिस्टम के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम की, जी इन्वेस्टिगेशन। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। तो ये कौन से सरकारी कर्मचारी? ये वो सरकारी कर्मचारी हैं जो काम तो सरकार के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें ना तय मुताबिक तनख्वाह मिलती है, ना सरकारी सहूलियतें मिलती हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऐसे लाखों कर्मचारी आज तक परमानेंट नहीं हो पाए। और आज जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया, लेकिन आज भी इन कर्मचारियों की सुनने वाला कोई नहीं और ये अभी भी अपनी लड़ाई खुद लड़ने को मजबूर है। लोगों का ये गुस्सा, ये नारेबाजी, ये विरोध प्रदर्शन जम्मू में उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर की जेकेएनसी सरकार से नाराज ये लोग रोज कमाकर खाने वाले डेली वेज लेबर्स हैं, जिन्हें आज तक परमानेंट नौकरी का इंतजार है। और आज पेश हुए अब्दुल्ला सरकार के बजट में भी इन डेली वेज कर्मचारियों को सिर्फ भरोसा ही हाथ लगा। My government is fully conscious of the long-standing aspirations of daily rated workers, casual and temporary workers who have served the administration for years under difficult conditions and with limited job security. कई सारी सरकारें जो हैं वो पहले भी आई, उन्होंने डेली वेजेस के साथ जो है इंसाफ नहीं किया और आज एक बार फिर से ये डेली वेजेस सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और बावजूद इसके कोई भी सटीक पॉलिसी जो है वो किसी भी सरकार ने इनके लिए नहीं बनाई। जी मीडिया ने जब अब्दुल्ला सरकार से नाराज इन डेली वेजेस पर काम करने वाले कर्मचारियों की दिक्कतों की पड़ताल की तो खुलासा हुआ कि कई साल से स्थायी मान्यता का इंतजार कर रहे इन कर्मचारियों को 6 से 9 हजार रुपए प्रति महीने वेतन मिल रहा है। परमानेंट नहीं होने की वजह से इन्हें सरकारी कर्मचारियों वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2024 विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में डेली वेज कर्मचारियों के रेगुलेशन का वादा किया था, लेकिन आज तक इन कर्मचारियों के लिए किसी तरह की पॉलिसी की घोषणा नहीं हुई। जी न्यूज की पड़ताल में यह भी सामने आया कि उमर सरकार ने मार्च 2025 में बजट सत्र के दौरान डेली वेजेस के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसे 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया था, लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। और इस बार के बजट में भी डेली वेज कर्मचारियों पर कोई फैसला नहीं होने से घाटी की राजनीति गर्मा गई है। जो हमारा चुनाव मैनिफेस्टो है वो नहीं बनाएंगे। जब मुकर ही गए हैं तो फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रही, तो इसलिए मुझे लगता नहीं है लार्ज सेक्शन अनएम्प्लॉयमेंट की है। बड़ी उम्मीद से हम भी आए थे, लोगों ने, नौजवानों ने खासकर इस सरकार को मदद किया, तो हमें लगा रोज़गार, बेरोज़गारों के मसले हल होंगे, बट हमें नहीं लगता इस बजट में ऐसा सरकार की नीयत है या कोई डायरेक्शन है या कोई ऐसे इनिशिएटिव है। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि 1994 के बाद एक भी पीएचई डेली वेजर्स स्थायी नहीं हुआ। आंकड़ों के मुताबिक करीब 33,000 पीएचई डेली वेज कर्मचारियों को स्थायी होने का इंतजार है और पूरे प्रदेश में ऐसे परेशान कर्मचारियों की संख्या 1,501 है। 311 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से काम करने वाले दिहाड़ी कर्मचारियों को नाराजगी है कि वो हर दिन हर मौसम में काम करते हैं। सैकड़ों वर्कर्स की काम के दौरान मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। सड़कों पर अपने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई आप कहें तो कहीं नहीं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर रही, यहाँ पर सरकारें भी चेंज हुई, काफ़ी तरह की गवर्नमेंट्स आई, लेकिन डेली वेजेस की थाली में रोटी देने का काम किसी ने नहीं किया। घाटी के कई अस्थायी कर्मचारियों का आरोप है कि ज्वाइनिंग के वक्त इनसे 7 साल के अंदर स्थायी कर देने का वादा किया गया था, लेकिन करीब 30 साल बीत जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर की सरकार इन कर्मचारियों से सौतेला व्यवहार कर रही है। जम्मू से रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं जम्मू कश्मीर में चुन चुन कर मारे जा रहे आतंकियों की लाशें देखकर पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं की रूह कांप रही। बौखलाहट ऐसी है कि लश्कर का एक आतंकी, जिसका नाम सैयद अब्दुल रहमान नकवी है, भारत को खंडित करने, दिल्ली आगरा जैसे शहरों को दहलाने की गिरह धमकी दे रहा है। लेकिन शायद इस बात से अनजान कि नया भारत घर में घुसकर मारना जानता भी है और घर में घुसकर मारता भी है। लश्कर के आतंक की गीदड़ भभकी, भारत को खंड खंड करने का ऐलान, दिल्ली को दहलाने वाली धमकी, आगरा में आग लगाने का मंसूबा। ये घबराहट, ये बौखलाहट, ये झुंझलाहट ऐसे ही नहीं आई। घाटी में आतंकियों की लगातार कमजोर पड़ती जड़ें और चुन चुनकर मारे जा रहे उनके दहशतगर्द, जब ये लाशें उनके जहन में आती हैं तो पाकिस्तान में बैठे आका तड़प उठते हैं। कुछ कर तो नहीं सकते, ऐसे में अपनी भड़ास निकालते हैं। कभी दिल्ली को दहलाने की बात करते हैं तो कभी आगरा में आग लगाने की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में तबाही देखने के बाद उन्हें यह अंदाजा भी है कि अगर अब की बार कुछ किया तो अंजाम इससे भी खौफनाक होगा। और उस अंजाम की पिक्चर पिछले दिनों से हमारे जांबाज मुनीर के गुर्गों को दिखा भी रहे हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उधमपुर की है। 2 आतंकवादी गुफा में छिपे हुए थे। सेना ने गुफा को ग्रेनेड से विस्फोट कर उड़ा दिया, जिसमें दोनों ढेर हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर किश्तवाड़ की है, जहां आदिल नाम के खूंखार आतंकी को सुरक्षा बलों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। सेना के इस रौद्र रूप को देखकर सीमा पार बैठे आतंकियों के आकाओं की रूह कांप गई है। इतना ही नहीं, किश्तवाड़ की वादियों में पिछले 72 घंटों से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है। लश्कर के 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिन्हें चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और किसी भी वक्त इनके खात्मे की खबर आ सकती है। बस इन्हीं तस्वीरों को देखकर सीमा पार बैठे आतंकी बौखलाए हुए हैं। हालांकि आतंकियों की इन धमकियों का जवाब हमारी सेना बॉर्डर पर अपनी गोलियों से दे रही है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और किश्तवाड़ में ऑपरेशन अभी भी जारी है। संदेश साफ है, अगर भारत की संप्रभुता पर आंच आई तो अंजाम आदिल जैसा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में बीती रात एक दरिंदा पुलिस के शिकंजे में आया और अब दिल्ली पुलिस दिल्ली में भेड़ की शक्ल में घूम रहे भेड़िए की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने उसका दरिंदा नाम रखा। खौफ फैलाने वाले बदमाश को लंगड़ा बनाकर सलाखों के पीछे पहुंचाया। दिल्ली में दरिंदा का शिकार, अब आतंकी भेड़ियों की तलाश। दिल्ली की सुबह आज अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठी। राजधानी के पौष इलाके आरके पुरम में उस वक्त हड़कंप मच गया
जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी तो घबराकर घरों और दुकानों के दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग करने की गलती कर दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन पर पीतल झोंक दी। मुठभेड़ के बाद शातिर अपराधी संजय उर्फ दरिंदा पकड़ा गया, जबकि उसका साथी सोनू भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। ये है संजय उर्फ दरिंदा और उसके साथी सोनू, दोनों को यहाँ पर स्पॉट पे लाया गया। ये देखें आप तस्वीरें, तो ये पुलिस की टीम उनको लेके आई है कि उसके पैर पे गोली भी लगी हुई है और ये सारा सामान जो है इनसे जब्त हुआ है। इस समय स्पॉट पर आप देख रहे हैं जी मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए संजय उर्फ दरिंदा, सीके केल्विन की ये जो इसने टी शर्ट पहनी हुई है और हाथ में देखिए कितने सारे जो है माला लपेट रखी है उसने। पुलिस जांच में सामने आया है कि बदमाश संजय ने खौफ बनाने के लिए अपना नाम दरिंदा रख लिया था। संजय उर्फ दरिंदा पर करीब 90 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पर लूट, हथियारों के अवैध इस्तेमाल, चोरी और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस की गोली ने दरिंदे की हेकड़ी निकाल दी, तो दूसरी तरफ राजधानी में भेड़ की खाल में भेड़ियों की खबर ने सुरक्षा एजेंसीज के कान खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक देश के 9 प्रमुख राज्यों में पाकिस्तान परस्त आतंकियों के स्लीपर सेल एक्टिव होने की खबर है और इन राज्यों के स्लीपर सेल को दिल्ली में मौजूद सैयद मोहम्मद अरशियान हैंडल कर रहा है। पुलिस के मुताबिक भेड़ की खाल में छिपा ये भेड़िया दिल्ली के आजाद नगर का रहने वाला है। अरशियान पिछले 8 साल से फरार है और एंटी टेरर यूनिट दिल्ली समेत पूरे देश में इसकी तलाश कर रही है। सुबह 3:30 बजे दिल्ली पुलिस को इत्तिला मिलती है कि कुछ कुख्यात बदमाश जो है उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पहुँचती है और ये अभी उसी स्पॉट पर हम भी हैं जहाँ पर संजय दरिंदा और उसका एक साथी सोनू पकड़ा गया। इनके ऊपर 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पिछले साल नवंबर में दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाकों के बाद से ही राजधानी हाई अलर्ट पर है। ऐसे में दिल्ली को दहलाने की मंशा रखने वाला दरिंदा हो या भेड़िया, उनके लिए पुलिस की बुलेट से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में मुनीर का खात्मा तय। इस्लामाबाद तक पहुंची बलोच क्रांति। इस्लामाबाद तक पहुंची बलोच क्रांति। इस्लामाबाद में मस्जिद के बाहर धमाका। पाकिस्तान और मुनीर ने अब तक जिन आतंकियों को पाला, वही अब जिन्ना लैंड के लिए नासूर बन गए हैं। ये तस्वीर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की है, जो दोपहर में बम धमाके से दहल उठा। आत्मघाती हमला शिया मस्जिद के गेट के बाहर जुमे की नमाज के दौरान हुआ, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मस्जिद के बाहर आत्मघाती बम धमाके के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जिस वक्त धमाका हुआ उस समय मस्जिद में नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। आत्मघाती हमलावर ने खुद को अंदर आने के बाद धमाके के तुरंत बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। वह ईरान और अमेरिका के बीच जंग रोकने वाली बातचीत से पहले ईरान के सीक्रेट लोकेशन से एक रिपोर्ट आई। उसका पूरा का पूरा वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा। इस वीडियो में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी का वो प्लान जो अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचा सकता है। पीस टॉक से पहले ईरान में घातक टेस्ट का काउंटडाउन। लॉन्च पैड पर खुर्रम शहर मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन 4। ईरान का दावा कामयाब हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। यानी ट्रंप को ईरान के जिस सीक्रेट परमाणु कार्यक्रम के एक्टिव होने का शक था, वो इस खुर्रम शहर मिसाइल टेस्ट के साथ हो गया है। इस वीडियो में जो दिख रहा है उसके मुताबिक ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल का नया वर्जन पठारी रेगिस्तान में टेस्ट किया। खुर्रम शहर ईरान की सबसे एडवांस मिसाइल है। खुर्रम का चौथा वर्जन लंबी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर तक ये 1500 किलो का वॉरहेड ले जा सकता है। खुर्रम शहर मिसाइल का टेस्ट वीडियो लीक होने के बाद ईरान अमेरिका के बीच जंगी तनाव और बढ़ जाएगा, लेकिन इससे पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई हो गई है, क्योंकि इस मिसाइल के जरिए ईरान खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों के साथ अमेरिका का साथ देने वाले हर अरब और अफ्रीकी देश को टारगेट घर बैठे ही कर सकता है।